हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 टुडे फुल एनालिसिस यानी कि आज के जो क्वेश्चन है जो कि किसी स्टूडेंट के द्वारा हमारे पास भेजे गए हैं। सभी टॉपिक के जो क्वेश्चन है उन्होंने भेजा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, एनआरएचएम के प्रमुख उद्देश्य क्या है, आईसीडीएस में किस उम्र के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये सारे क्वेश्चन उनके द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अपने से नहीं लिए हैं, ये सारे क्वेश्चन भेजे गए हैं। उनका जो भेजे गए क्वेश्चन है वो आपको हम दिखा देंगे और टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग भी एग्जाम हो गया है वो लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं, बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो फुल एनालिसिस क्लास है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि हर सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक, कंप्यूटर से हो गया, बाकी रीजनिंग, मैथ और आज तो सीआई और एसआई के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे माध्यम से करवाए जाएंगे। तो जिन माताओं और बहनों को हमारी क्लासेस पसंद आते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लास और साथ ही एनालिसिस डेली का लेकर आते हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया होगा, विटामिन सी से किस चीज़ में होता है। आपको एक फ्रूट्स और जो फल है वो उनके नाम दिए होंगे, वो ऑप्शन आपको दिया होगा विटामिन सी किस में होता है। फिर विटामिन बी 12 से कौन सा रंग प्रभावित होता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में माता पिता को कितनी सजा का प्रावधान है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। और साथ ही इसमें अगला जो क्वेश्चन है, शरीर में पाचन क्रिया को सुधारने में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। पाचन कहाँ से शुरू होता है, और ये टॉपिक वाइज इसमें बताया गया है, इन्होंने बहुत अच्छा बताया है। गर्भावस्था में जोखिम से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उनको याद नहीं है। और इसके बाद इसमें संचार, नेतृत्व और सामुदायिक संचार के अंदर थ्योरी वाले प्रश्न भी थे। जीन पियाजे की संवेदी गामक अवस्था के बारे में पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोला है और साथ ही टॉपिक भी कवर किया है। फिर इसमें अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विशेष आवश्यकता यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बहुत सारे डीप में क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको याद नहीं है। आरएचएम के उद्देश्य क्या है, आईसीडीएस में कौन क्या करता है, कार्यकर्ता क्या रहता, कार्य क्या होता है, आईसीडीएस में किस उम्र के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ये क्वेश्चन था। और ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डली है उनमें सब में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया है, ना ही अगर आपने क्लासेस की होगी तो उस क्लासेस से बाहर क्वेश्चन है। सभी सभी जो पोषण एवं न्यूट्रिशन की क्लास हो गई, जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है और साथ जो मैनेजमेंट की क्लास है, ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर की भी क्लास हमने डाली है, कंप्यूटर के ज़्यादा टॉपिक तो नहीं डले हैं, लेकिन जो मोबाइल, एमएस ऑफिस और एमएस वर्ड के क्वेश्चन पूछे गए तो वो क्वेश्चन हमने डाले हैं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से वयस्कों में कौन सा रोग होता है, ये सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा कराए गए हैं। तो जिन माताओं बहनों ने अभी तक नहीं देखा है और जिनके लास्ट में पेपर हैं अप्रैल वगैरह में या फिर लास्ट मार्च में, तो वो लोग जाके एक एक क्लासेस देख सकती हैं। साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकती हैं और सभी पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकती हैं। इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ और साथ ही आंसर हमारे द्वारा भी रात को 9-10 के करीब डाल दिया जाएगा। तो जो माताएं बहनें इंटरेस्टेड हैं वो लोग इन क्वेश्चन के साथ आंसर भी देख सकती हैं। साथ ही अगर और ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पास जैसे ही डेली क्वेश्चन आते जाएंगे, हम आपको डेली उसके के साथ आंसर भी प्रोवाइड कराते जाएंगे। ठीक है, सभी लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें, वहीं आपको ये सारी पीडीएफ देखने को मिलेंगी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन, अतिसार होने से क्या लेना चाहिए, यानी अतिसार किसी को हो जाता है तो क्या लेना चाहिए आपको। कुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आया, गर्भवती में कुपोषण का क्या कारण है, ये सारे क्वेश्चन है। आज के भी जो क्वेश्चन है पीडीएफ उसकी भी प्रोवाइड करेंगे, जितने क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। आज सीआईएसआई वगैरह के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आप लोग सीआईएसआई वगैरह भी सारे मैथ के जो टॉपिक है वो भी कवर जरूर कर लीजिए। ठीक है, संबंधित हमने आपके लिए मिक्स सीरीज के क्वेश्चन बनाए हैं, शायद इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आइए अब कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट जो होता है के प्रावधान से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद जो 112 है, यह वित्तीय विवरण वार्षिक जो हर वर्ष वित्तीय विवरण जानकारी जो बजट पेश होता है। ठीक, और बजट जो पेश होता है वो चमड़े के थैले में पेश होता है पहले, अब इसको चेंज कर दिएगा। बाकी अगर चमड़े का थैला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चमड़े के थैले से क्या आपका तात्पर्य है, तो बजट से इसका संबंधित क्या रहेगा, बजट। ठीक है, और इस समय जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी है, जिनके द्वारा बजट जो है पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा। फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद जो प्रावधान है, तो 102 जो अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है, तो संसद की सदस्यता के लिए अयोग्यता के बारे में विवरण है। यानी संसद होते हैं, जो सांसद हैं प्रत्येक जिले के, तो उनकी सदस्यता के लिए अयोग्यता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 102 में। 110 की बात करें तो 110 जो अनुच्छेद है वह धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित होता है, और अनुच्छेद जो 111 है वह संसद में विधेयकों की स्वीकृति के बारे में विवरण देता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये, भारत सरकार ने मार्च 2019 तक सभी डैश डैश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए भारत नेट चरण 2 लॉन्च किया है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी सभी ग्राम पंचायत में। ठीक है, भारत सरकार ने मार्च 2019 तक सभी ग्राम पंचायत में
हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए भारत नेट चरण 2 लॉन्च किया है। ठीक, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो भारत नेट परियोजना के तहत देश में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है। ठीक, उसका बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था की प्रारंभिक आयु को कहते हैं, यानी जो मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था की प्रारंभिक आयु है उसे क्या कहते हैं, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, पूर्व गिरोह आयु, यानी कि इसे क्या बोला जाता है, पूर्व गिरोह आयु। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं, बाल्यावस्था मानव जीवन की अवधि को जन्म से लेकर यौवन तक संदर्भित करती है। इसमें कई विकासात्मक चरण शामिल हैं। यह 2 साल की उम्र से लेकर 10 या 12 साल की उम्र तक होता है। इसमें 2 चरण अर्थात प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि ध्रुवीय पिंड का निर्माण किस प्रक्रिया के दौरान होता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडजनन के द्वारा। ध्रुवीय पिंड का निर्माण अंडजनन के द्वारा होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में थोड़ी सी आगे जानकारी ले लेते हैं। तो अंडजनन जंतुओं में मादा युग्मक, जिसे अंड या अंडाणु भी कहा जाता है, के निर्माण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान जनक कोशिका, जो जनन, ये जनक नहीं होगा, जनन कोशिका अलग अलग आकार की 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। इसमें एक अंड है जो बड़ी है और निषेचित होने में सक्षम है। ठीक है, जबकि अन्य छोटी 2 कोशिकाएं हैं। एक जो कोशिका है अंड है जो बड़ी है, और छोटी जो कोशिका है गैर क्रियात्मक कोशिकाएं हैं, जिन्हें ध्रुवीय पिंड कहा जाता है। जो छोटी वाली कोशिका है उसे ध्रुवीय पिंड कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए, भारतीय संविधान के भाग 14A में क्या शामिल है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें, न्यायाधिकरण, ऑप्शन बी लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, न्यायाधिकरण। ठीक है, जो भारतीय संविधान के भाग 14A में न्यायाधिकरण शामिल है। फिर इसके बारे में आगे जानकारी ले लेते हैं। तो न्यायाधिकरण में अनुच्छेद 323A और 323B शामिल है। भारतीय संविधान के भाग जो 14 में अनुच्छेद 315 से 323 लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रदान करता है। ठीक है, भाग 14 में अनुच्छेद जो 315 से लेकर 323 के बीच लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी दी जाती है और इसकी स्थापना के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर भाग 15 की बात करें तो चुनाव शामिल है। भाग 15 में जो है चुनाव शामिल है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये आपको दिया गया है, जो कि सीरीज का क्वेश्चन है, इस पे आपको लॉजिक लगाना है। सबसे पहले 16 दिया गया है, फिर उसके बाद 16 के बाद 69 है, फिर 281 है, फिर उसके बाद 1129 है। तो यहाँ आपको लॉजिक लगाना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको 16 इंटू 4 फिर +5, ठीक है, ये रूल्स है, ये सब में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 इंटू 4 यानी कि 64 हो जाएगा, 64 + 5 ये कितना हो जाएगा, 69। ठीक है, ये हो जाएगा 69। ठीक, उसके बाद फिर अगला देखते हैं। तो 69 इंटू 4 करते हैं और +5 करते हैं। तो इसमें 4 9 जा 36, तो 6 हो जाएगा, यानी 4 9 36 हो जाएगा, 6 और 6 चौका 24, 3 27, तो 276 ये हो जाएगा, +5 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 281। ठीक है, तो ये वाला रूल इसमें फॉलो हो रहा है। तो यही अपने को इसमें आगे करना है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले इंटू 4 करना है और +5 करना है। तो 4 से अगर हम इंटू करेंगे तो 4 9 जा 6, यानी कि 6 इसका हो जाएगा, 3 आपका कैरी कर लेंगे, फिर 4 2 जा 8, 8 3 11 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा। अब इधर आप देख सकते हैं प्लस इसमें 5 कर देते हैं, तो 6 में 5 जोड़ेंगे 1 आएगा और 1 में 2, तो 21 लास्ट में किस में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट अगर इसमें अलग अलग हैं तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर लास्ट के जो 2 डिजिट हैं ये भी सेम हो जाते हैं तो फिर आपको पूरा करने की जरूरत है, नहीं तो ये आपका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक, ये 45 21 जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र, और यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, और 2 अविवाहित पुत्रियां अपने माता पिता के साथ रहती हैं। प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको ये मान लीजिए एक माता हो गए और ये पिता हो गए। ठीक है, माता को हम माइनस से दर्शाते हैं और पिताजी को प्लस से दर्शाते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला गया है कि परिवार में 3 विवाहित पुत्र हैं। तो परिवार में इन दोनों का जो परिवार है इसमें आपको 3 विवाहित पुत्र मिलेंगे इधर, और फिर पुत्र और 2 पुत्रियां हैं जो अविवाहित पुत्रियां हैं। ठीक है, ये जो 2 अविवाहित पुत्रियां हो गई और इधर 3 पुत्र, तो ये माइनस से हमने इनको दर्शा दिया। उसके बाद फिर इधर 3 जो है विवाहित पुत्र हैं। ठीक, 3 विवाहित पुत्र हैं तो इनको भी दर्शा लेते हैं, और फिर ये आपका 3 विवाहित पुत्र हो गए। इसमें आपको माइनस और प्लस दोनों रहेंगे क्योंकि इनकी सबकी शादी हुई है, इसलिए माइनस प्लस दोनों रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और फिर उसके बाद प्रत्येक पुत्र को 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। अब इनके भी एक एक पुत्र और 1 पुत्रियां हैं। ठीक है, एक एक पुत्र और 1 पुत्री है।
तो सबके सभी पुत्रों को। तो यहाँ भी 1 + 1 माइनस कर लेते हैं, प्लस और 1 माइनस, ये आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ आपको अब जोड़ना है कि कितनी टोटल सदस्य हैं जो पुत्रियाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले माता जी को ले लेते हैं, तो 1 ये हो जाएंगी, 2 1 3 हो जाएंगी, 3 और ये 3 पुत्रों के पास जो उनकी पत्नियाँ हैं, 3 3 6 और 6 3 9। तो टोटल जो महिलाओं की सदस्यता है यानी संख्या है वो कितनी हो जाएगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9, ठीक। महिलाओं की संख्या कितनी है? 9। उसका क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा गणित और त्रिकोणमिति फंक्शन MS एक्सेल 365 में उपलब्ध है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ABS जो फंक्शन होता है यह MS एक्सेल 365 में उपलब्ध होता है, ठीक। फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो ABS फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान लौटाता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांस लेने में सुविधा के लिए नर्स एक क्लाइंट की स्थिति को बदलती है जिसे एम्फीसेमा वातस्फीति है। कौन सी स्थिति अधिकतम आयु विनिमय की सुविधा प्रदान करती है? ठीक है, इसमें कौन सी स्थिति होगी पेशेंट की जो अधिकतम विनिमय यानी कि अधिकतम वायु विनिमय की सुविधा प्रदान करती है? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आर्थोपेनिक जो सुविधा है यानी आर्थोपेनिक जो स्थिति है यह सबसे ज्यादा अधिकतम वायु विनिमय की सुविधा प्रदान करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो आगे की ओर झुकने से डायफ्राम पर अमाशय के अंगों के दबाव को कम करके छाती के अधिकतम विस्तार की अनुमति देकर श्वसन की सुविधा मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक रोगी मनोविकार रोधी औषधियां ले रहा है और रोगी में व्याकुलता, बेचैनी, दुखाभास और सोने में कठिनाई के लक्षण दिखाई देने लगे। इस प्रतिकूल प्रभाव के समूह को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, मनोव्यथा यानी कि अकाथीसिया इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाथीसिया मनोव्यथा, ठीक। तो इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। मनोव्यथा क्या होती है डिटेल में इनमें बात कर लेते हैं। तो मनोव्यथा को स्थिर रहने में असमर्थता के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। मन जो है इसमें अस्थिर रहता है, इसको इस रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक तंत्रिका मनोविकार संलक्षण है जो मन प्रेरक बेचैनी से संबंधित होता है। फिर उसके बाद टार्डिव डिस्किनेसिया यानी TD एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप अनैच्छिक पुनरावृत्ति शरीर की गतिविधियां होती हैं, जिसमें मुंह बनाना, जीभ बाहर निकालना और होठों को बार बार खोलना बंद करना शामिल हो सकता है, ठीक। फिर डिस्किनेसिया गति की बात करते हैं। डिस्किनेसिया की बात करें तो विकारों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो अनैच्छिक पेशी गति की विशेषता है, जिसमें टिक्स या कोरिया नर्तन रोग के समान गति और कम स्वैच्छिक गतिविधियां शामिल हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। और कंपन की जो बात करें तो कंपन इसमें आपकी बॉडी कंपन होने लगती है, तो कंपन में नॉर्मल है। उसका क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तत्कालीन कुटीर ज्योति योजना किससे जुड़ी है? जो तत्कालीन कुटीर ज्योति योजना है वो किससे जुड़ी है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, गाँवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, जो ग्रामीण बेरोजगारों और युवाओं में रोजगार को बढ़ावा देने से। ऑप्शन सी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान करना। ऑप्शन डी, गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बिजली प्रदान करना, ठीक है। फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। यह 80 के दशक के अंत में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें विशेष रूप से हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण BPL परिवार जो BPL कार्ड धारक हैं उनके घरों में एकल बिंदु प्रकाश संयोजन प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ICDS कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में लोगों के किस समूह के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करना है? ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। अगर ऑप्शन ए की बात करें, गर्भवती महिलाएं भी। ऑप्शन बी, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को भी। और ऑप्शन सी, किशोरी लड़कियों को। इन सभी को शामिल किया जाता है ICDS के अंतर्गत, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो ICDS जो कार्यक्रम है 1975 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1975 में। और यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे व्यापक पहल है में से एक है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास के लिए की गई है, ठीक है, भारत में। उसका क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कहाँ पर संग्रहित की जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, रिसाइकल बिन, ठीक है। कंप्यूटर की जो डिलीट की जाती हैं फाइलें तो वो आपको फिर डिलीट हुई फाइल रिसाइकल बिन में मिलेंगी, ठीक है। आजकल तो मोबाइल में भी देने लगा, मोबाइल में भी रिसाइकल बिन होने लगा। और फिर एप्पल की बात करें कि एप्पल जो मोबाइल हैं, एप्पल लैपटॉप हैं, उनमें कहा जाती है। तो एप्पल कंप्यूटर में ट्रेस फाइल में, एप्लीकेशन का जो ट्रेस फाइल है वहाँ डिलीट की हुई फाइलें जाती हैं। आजकल अपने कुछ मोबाइलों में भी ट्रेस फाइल करके देने लगा है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन अग्रपीयूष से FSH के स्रावण को उत्तेजित करता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, GnRH जो हार्मोन होता है या FSH के स्रावण को उत्तेजित करता है, ठीक। फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो गोनेड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो GnRH होता है हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित
और स्रावित किया जाने वाला एक हार्मोन होता है। ठीक, फिर इसमें और आगे है गोनेड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों के स्राव को उत्तेजित करने के लिए अग्र पीयूष ग्रंथ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, कार्य करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन होगा यानी क्षमता पर। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क में से किस पर आधारित है? तो क्षमता पर आधारित होती है। फिर इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं, तो NSQF जो होता है के संबंध में क्षमता का अर्थ है जिम्मेदार भूमिकाओं के निर्वहन में अर्जित ज्ञान, कौशल और व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमताओं का उपयोग करना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए की बात करें, 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विकलांग बच्चों और युवाओं की शिक्षा में समावेशन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना लागू किया। ऑप्शन बी की बात करें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सभी बच्चों को उनकी जाति, धर्म, क्षमता आदि की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। एक और दो दोनों जो है इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या जिसे सार्वजनिक रूप से शिक्षा का अधिकार RTE यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम कहा जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद है? 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान के तौर पर तरीकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर इसके बारे में फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि एक चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगाया गया है। एक दुर्घटना में यह ऐसा घूम गया है कि पहले जो तीर पूर्व दिशा दिखाता था, अब वह दक्षिण दिखाने लगा है। एक राहगीर गलत दिशा में इसे पश्चिम समझकर चला गया, वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक चौराहा, सबसे पहले आपको हम दिशा सूचक बता देते हैं। देखिए, ये होगा ईस्ट यानी कि पूरब, ये हो जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये हो जाएगा नॉर्थ, और फिर ये हो जाता है साउथ। ठीक है, ये हो गया साउथ। फिर इसमें बोला गया है एक चौराहे पर एक दिशा सूचक खंभा लगाया गया, ये मान लीजिए दिशा सूचक खंभा है, और एक दुर्घटना में यह ऐसा घूम गया कि पहले जो तीर पूर्व दिशा में दिखाई देता था, अब वह दक्षिण की ओर, यानी कि पहले जो यह पूर्व में था, ईस्ट में था, अब यह किधर? तो ईस्ट जो है इधर घूम गया। ठीक, इधर घूम गया, ईस्ट हो गया, तो इधर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका साउथ, और इधर हो जाएगा नॉर्थ। ठीक, ये ऐसे घूम जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आगे बोला गया है कि एक दुर्घटना में ऐसा घूम गया है कि पहले जो तीर पूर्व दिशा में दिखता था, अब वह दक्षिण की ओर दिखने लगा। पहले जो यह तीर था या पूर्व की ओर दिखता था, लेकिन अब यह साउथ यानी कि दक्षिण साइड में दिखने लगा। एक राहगीर गलत दिशा में इसे पश्चिम समझकर चला गया, पश्चिम समझकर इसे चला गया, यानी कि वेस्ट ये है। ठीक है, तो ये इधर नॉर्थ है, तो इधर पश्चिम समझ के इसको जाएगा, ये नॉर्थ साइड, तो जा रहा है राहगीर जो है पश्चिम साइड में, और ये क्या समझ रहा है? इसे पश्चिम समझ रहा है, जबकि ये नॉर्थ है। तो वास्तव में वह किस दिशा में चल रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन जो है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी उत्तर में। वास्तव में जो राहगीर है वो किस दिशा में चल रहा है? तो उत्तर दिशा में। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य ने पहली बार राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाया है? ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, सबसे पहले जो वर्षा का पानी है उसे अनिवार्य बनाया था। ठीक, उसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो वर्षा जल संचयन RW रेन वाटर हेरिटेज जो, फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। वर्षा जल संचयन RWH योजना तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता 2001 में जल स्रोतों को फिर से जीवंत करने और सूखे दक्षिणी राज्यों में भूजल स्तर में सुधार करने के लिए शुरू की गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विशेष डैश डैश रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर हैं जो जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से करते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। सुपर कंप्यूटर जो हैं यह बनाए गए हैं, विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं, जो कि जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से करते हैं। ठीक है, अपने यहाँ का जो सुपर कंप्यूटर है परम है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा खनिज ग्लूकोज चयापचय में इंसुलिन की सहायता करता है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी क्रोमियम जो है, क्रोमियम जो कि खनिज है, ग्लूकोज चयापचय में इंसुलिन की सहायता करता है, यानी ग्लूकोज के चयापचय में इंसुलिन की जो सहायता करता है क्रोमियम करता है अपनी बॉडी में। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो क्रोमियम एक खनिज है जो ग्लूकोज के चयापचय में भूमिका निभाता है, विशेष रूप से इंसुलिन की क्रिया को बढ़ाने में। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होती है। अपनी बॉडी में इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो यह अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होती है, और यह हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि MS वर्ड में एक पाठ दस्तावेज संपादन करते समय पाठ को कॉपी और पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली जो संयोजन कुंजियां हैं क्रमशः क्या होती हैं?
इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल प्लस सी यह जो है कॉपी करने के लिए और कंट्रोल प्लस बी जो है पेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस जेड की बात करें तो कंट्रोल प्लस जेड का जो काम है वापस पिछले विकल्प में लाना, यानी अंडू इसको बोलते हैं, अंडू करना। जैसे कि मान लीजिए आपसे कुछ क्लिक हो गया, वो आपको नहीं करना था तो बैक करना है, तो आप कंट्रोल प्लस जेड दबा देंगे तो आप फिर से उसी वाले ऑप्शन पे पिछले विकल्प पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर कंट्रोल प्लस एक्स, फिर कंट्रोल प्लस एक्स की बात करें तो यह कट करने के लिए है। पूरी तरह से जो कॉपी होता है, तो पहले कॉपी होता है तो वो उस स्थान पे रहता भी है। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, इसको हमें कॉपी करेंगे तो ये बॉक्स यहाँ भी रहेगा, साथ ही जहाँ अगर हम कहीं पेस्ट करेंगे वहाँ भी चला जाएगा, लेकिन कट करेंगे तो ये पूरी तरह से यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल प्लस एफ की बात करें तो इसे फाइंड यानी ढूंढना है, कुछ चीज़ ढूंढना हुआ तो कंट्रोल प्लस एफ के माध्यम से फाइंड करते हैं। और कंट्रोल प्लस पी यानी छापना यानी प्रिंट करना। कंट्रोल प्लस पी अगर आप डायरेक्ट दबा देंगे तो प्रिंटर अगर आपसे कनेक्ट है आपके कंप्यूटर से तो सीधे प्रिंट वाले ऑप्शन पे चला जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिए गए हैं कि निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष हैं, एक दो दिए गए हैं। आपको इन कथनों को सत्य मानना है, भले ही वह सर्वसंगत तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो सबसे पहले कथन की बात करते हैं। तो कथन दिए गए कुछ कैंपस स्टेशन है। ठीक है, यहाँ दिए गए कुछ कैंपस स्टेशन है। सबसे पहले आपको कुछ कैंपस, कैंपस को हम सी से डिनोट करते हैं, और स्टेशन यानी कि स्टेशन को ऐसे, तो कुछ कैंपस जो है स्टेशन है, ये आपको दिख रहा होगा। कुछ स्टेशन बिल्ली है, कुछ स्टेशन बिल्ली है। ठीक है, बिल्ली यानी कैट, तो इसको बी से कर देते हैं डिनोट, क्योंकि सी लास्ट में कंफ्यूजन होगा, इसलिए बी से बिल्ली हो गया, ये स्टेशन हो गया, ये हो गया आपका कैंपस। तो अब फिर आगे आपको निष्कर्ष देखते हैं। सभी कैंपस स्टेशन है, तो क्या सभी कैंपस स्टेशन है? बिल्कुल नहीं। अगर सभी कैंपस स्टेशन होते तो यह डायग्राम तो यह डायग्राम ऐसे बनता। ठीक है, लेकिन यह डायग्राम ऐसा नहीं है, इसलिए कुछ कैंपस स्टेशन है जबकि सभी कैंपस स्टेशन नहीं है। तो सभी कैंपस स्टेशन है, रॉन्ग है। और फिर अगला है कुछ स्टेशन कैंपस है, तो कुछ स्टेशन कैंपस है, बिल्कुल ये देखिए कुछ स्टेशन जो है कैंपस है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए, आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये भारत के प्रधानमंत्री थे, बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जेल सिंह और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं ये तीनों राष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि मानक कीबोर्ड में कितने कंट्रोल कुंजी मौजूद होती हैं। जो अपना कीबोर्ड होता है इसमें कितने कंट्रोल बटन होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, दो कंट्रोल की जो बटन होती है, कंट्रोल की जो होती है दो होती है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करते हैं। तो कीबोर्ड की सबसे जो लंबी कुंजी है वो स्पेस बार होती है। अगर कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी की बात करें यानी की बात करें बटन की, तो स्पेस बार होती है। और मानक कीबोर्ड पे कुल अगर संख्या पूछी जाए बटनों की तो 104 के लगभग होती है। ठीक है, 104 103 जो ऑप्शन सही रहेगा आपको देना है, 104 इसमें माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसका क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप तो यहाँ सबसे पहले हम बता देते हैं, यहाँ पास आपका जो ऑप्शन है ये 42 है, यहाँ 42 है, और यहाँ जो सर्कल है यहाँ पास रहेगा 16 यानी 16 है। और नीचे बात करते हैं सभी में, ये शायद ठीक से लग नहीं पाया, तो नीचे इसमें 3 है और इसमें जो है नीचे 4 है, और ये आपका सॉल्व करना है, यानी आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले अपने को लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, क्या लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ देखिए 93 है, 27 है और 63 है। ठीक, तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले लेंगे इसमें 93 माइनस 63 माइनस 27 करके देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, 7 3 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, और 6 2 8 9, और 93 माइनस इसको करेंगे 90, तो ये हो जाएगा 3। ठीक, तो फर्स्ट वाले में लॉजिक आ गया है, और सेकंड वाले में अगर सेम लॉजिक होता है तो फिर थर्ड में भी यही लॉजिक चलेगा। ठीक है, यहाँ आपको 16 है, और यहाँ अपने को निकालना है क्या आंसर रहेगा, और यहाँ 4 है, यहाँ 3। ठीक, फिर इसमें देख लेते हैं 79 जो दी गई, 79 माइनस 37 माइनस 38, तो 8 7 15 हो जाएगा, और 3 3 6 7 यानी 75। तो 79 में 75 माइनस करेंगे, यानी 79 में 75 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4, तो ये भी आंसर सही है। फिर अब इसमें ऐड कर लेते हैं, 42 है तो 67 माइनस 42 माइनस 16, तो 6 2 8 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6 हो 6 2 8 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 67 माइनस अगर 58 करें तो 17 में 8 के 9। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 9 हो जाएगा। ठीक, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 होगा। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा लॉजिक। करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन
दिखाई देता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फार्मूला बार। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन की जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, यहाँ आप देख सकते हैं ये फार्मूला बार होता है। ठीक है, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फार्मूला बार एमएस एक्सेल में एक वर्कशीट के शीर्ष पर दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिटवीन पानी में घुलनशील है? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी बिटवीन सी जो होता है यह पानी में घुलनशील होता है। बाकी बिटवीन डी, बिटवीन ए और बिटवीन ई जो है ये सारे वसा में घुलनशील होते हैं। बिटवीन दो प्रकार के हैं, एक तो पानी में घुलनशील और दूसरे वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो जो पानी में घुलनशील बिटवीन होते हैं, बिटवीन सी और बिटवीन बी जो कॉम्प्लेक्स है सारे वो घुलनशील पानी में होते हैं। बाकी बिटवीन ए, बिटवीन के, बिटवीन ई और बिटवीन जो में घुलनशील होते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्व विद्यालय शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, मैकमिलन सिस्टर्स जो हैं यह पूर्व विद्यालय शिक्षा के जन्मदाता थे। ठीक, फिर इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। तो पूर्व विद्यालय शिक्षा जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा ECE भी कहा जाता है, और ECE यानी कि अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, ठीक, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन भी कहा जाता है, बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण है। इसमें औपचारिक प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश करने से पहले आमतौर पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक अनुभव और पोषण संबंधी देखभाल शामिल होता है। ठीक, फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश डैश को जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, जीन पियाजे जी हैं, इसका श्रेय जीन पियाजे जी को जाता है। इसके बाद इसमें आगे बात कर लेते हैं। तो संवेदी प्रेरक अवस्थाजनक, इसके बारे में फिर इसमें आगे बात कर लेते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। शिशु अपनी इंद्रियों और गत्यात्मक क्षमताओं का उपयोग संसार को समझने के लिए करते हैं, जो अनैच्छिक क्रिया से शुरू होता है और गत्यात्मक कौशल के जटिल संयोजन के साथ समाप्त होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे जी, ऑप्शन ए। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए जो कि मिक्स क्वेश्चन थे, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट हमने कवर किया। और इन सभी क्लासेस के पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ सभी क्लासेस की पीडीएफ भी और साथ ही एनालिसिस की जो क्लास है उसका भी पीडीएफ आपको वहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।